All right, so we were doing exchange rates, right? एक्सचेंज रेट्स में हम क्या कर रहे थे? एक्सचेंज रेट में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। अब हम किस में आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं उसी के आगे फर्दर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाने लगे। आ जाएं जी, एक नोट लिखेंगे। There are two factors that affect demand and supply of a currency at the same time. Demand and supply of a currency at the same time. सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, याद रखें, एक्सचेंज रेट के अंदर जो कि डिमांड एंड सप्लाई करेंसी की एक वक्त में इफेक्ट कर रहे हैं। वो कौन से दो फैक्टर्स हैं? These are relative interest rates relative prices / inflation। चलें जी, अब इस बात को जरा समझना पड़ेगा। अच्छा, आ जाए जी, तगड़ा ग्राफ। दिस हैबिट ऑफ कमिंग लेट, क्या टाइम है? हाँ, तो क्लास कब शुरू होती है? 25 पे शुरू होती है। कल हम 35 क्लास में। अच्छा जी, पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, किसकी प्राइस है? डॉलर्स की प्राइस है, पाउंड की प्राइस है? डॉलर की प्राइस है। शाबाश, पाउंड की प्राइस है उनकी। पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो आप नोट्स देंगे पूरे? जब है ही नहीं, है ही नहीं, मैं नोट्स बनाता ही नहीं, मेरे नोट्स एग्जिस्ट ही नहीं। कभी बनाने वाले? बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बेचेंगे भी नहीं। मैं नोट्स में बिलीव ही नहीं करता, जो आपने लिखा है बस वही नोट्स है। बस फिर इस आना था ना क्लासों में। अच्छा भाई, लेट्स सपोज आई राइट हियर डॉलर 1.4, ये पाउंड की प्राइस है। किसकी मार्केट है? पाउंड की, बट द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय लुकिंग डॉलर्स हियर, दिस इज नॉट द प्राइस ऑफ डॉलर्स, दिस इज प्राइस ऑफ पाउंड। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है कि एक पाउंड इतने डॉलर ले रहा है, ठीक है, एक्सचेंज रेट में। जारी बात है, मेन चीज जो कोर है वो आपने मिस कर दी है, वो ये था, ठीक है। अच्छा जी, अब बात को समझें। एक सेकंड ऊपर करेंगे? नहीं, टाइम पे आया करें। इंटरेस्ट रेट्स जी इन यूके इंक्रीज। ये आखिरी आखिरी क्या ना करो, पढ़ो, मेरा क्या, ये लो जल्दी से पिक्चर ले लो, टाइम पे तशरीफ लाया करें और ये बात को समझने वाली है। कल हमने फैक्टर्स देखे थे जो डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है, याद है वो फैक्टर्स? ठीक है, दो फैक्टर्स ऐसे हैं, स्टेटमेंट पढ़ो, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक वक्त में दोनों डिमांड को भी और सप्लाई को भी इफेक्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स एंड रिलेटिव
इन्फ्लेशन या प्राइसेस। आ जाए जी, याद रखें, लिख लें बल्कि, इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट, और ये पॉलिसीज में भी इस्तेमाल होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट अ करेंसी थ्रू हॉट मनी फ्लोज। हॉट मनी फ्लोज, ये हॉट मनी फ्लोज क्या है? व्हाट आर हॉट मनी फ्लोज? इंटरनेशनल सेविंग्स। इंटरनेशनल सेविंग्स, दुनिया में जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके पास प्रॉफिट आता रहता है, पूरे साल आता रहता है। ये उसको लेके बैठे रहते हैं? नहीं, दे प्ले द सेफेस्ट बेट। दे कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि पैसे किसी और के डूब गए तो फिर क्या होगा? सेफेस्ट बेट क्या होती है? उसको बैंक में रखो और पैसे कमाओ, सिंपल एज दैट। लेकिन द थिंग इज कि उनके लिए सिर्फ उसी कंट्री का बैंक लिमिटेड नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया के बैंक अवेलेबल। कोई भी चाहे पाकिस्तान के किसी बैंक के अंदर उसके बॉन्ड्स खरीद ले, उसके ट्रेजरी बिल्स खरीद ले, उसमें पैसा ले रखे, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, डूबेगी भी नहीं, ठीक है, और सबसे सिक्योर है, और एक फिक्स रिटर्न भी आएगा, पैसा डिवैल्यू भी नहीं होगा। तो इसको कहते हैं हॉट मनी फ्लोज। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज देख रही होती हैं हर जगह कि यार हम, अच्छा यहां पैसा डाल लो। हॉट मनी फ्लोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी स्पीड से ये आते हैं उतनी स्पीड से ये निकल भी जाते हैं। 6 महीने के लिए यहां रख लो, 6 हफ्ते के लिए यहां रख लो, 4 दिन के लिए पाकिस्तान के इस बैंक में पैसे रख लो, फिर निकाल लेते। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो इस तरह के, इसको कहते हैं हॉट मनी फ्लोज। अब हुआ क्या, यूके के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, फर्म्स फ्रॉम अब्रॉड वुड वांट टू सेव इन यूके, हॉट मनी फ्लोज आएंगे, और उसके लिए उनको क्या चाहिए? व्हाट डू दे नीड? दे नीड यूके's करेंसी विच इज पाउंड्स। को क्या होगा? पाउंड्स की डिमांड शिफ्ट्स टू द राइट। ये बात सबको समझ आ गई? हॉट मनी फ्लोज बाहर से आना शुरू हो जाएंगे, हर बंदा यूके में अब सेव करना चाहेगा, यूके की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। वही एक पाउंड जो $1.4 ले रहा था, $1.5 ले रहा है। ये अप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन है, बाद में देखेंगे, अभी हमने इस पे बात नहीं करनी, आज ही देखेंगे। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, दैट्स इट। हाँ, क्या होगा? दैट्स इट। इंटरेस्ट रेट याद रखें ऐसा फैक्टर है जो कि डबल एक्शन है, डिमांड को भी इफेक्ट करता है, सप्लाई, अनलाइक ऑल द अदर फैक्टर्स वी डिड यस्टरडे। क्या होगा? यूके की अपनी फर्म्स वुड नाउ स्टॉप सेविंग अब्रॉड। यूके की अपनी फर्म्स वुड नॉट नाउ स्टॉप सेविंग abroad. When they were saving abroad, they were selling pounds and buying other currencies. Now they'll stop doing that. Supply को क्या होगा? Supply को क्या होगा? पहले वो बेच रहे थे अपनी करेंसी और फॉरेन करेंसीज खरीद रहे थे, अब वो उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो अपने यूके में सेव करेंगे। अब वो कहां सेव करेंगे? तो करेंसी की सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये अप्रिसिएशन कॉज करेगा, डिप्रिसिएशन डजंट मैटर, वो बाद में देखेंगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? सीधी सी बात है, किसी भी करेंसी का इंटरेस्ट रेट, कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हॉट मनी फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे, उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसकी अपनी कंट्री की फर्म्स बाहर सेव करना छोड़ देंगी, उस करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ऑनलाइन पीपल, आर यू विद मी? Yes, sir.
सर ये एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे बनना जरूरी है या ना नहीं? ना ना, ऊपर नीचे की खैर है, जहां मर्जी बने। सर मतलब ये इससे पाउंड पाउंड की वैल्यू इन टर्म्स बहुत ऑफ आवाज डॉलर कम आ रही इंक्रीज है, नहीं हो कौन रही। है? सर मैं कह रहा हूँ ये पाउंड की वैल्यू इन टर्म ऑफ डॉलर्स इंक्रीज नहीं हो रही। हो रही है। अब बाद में आएंगे ना, अभी आते हैं, 10 मिनट दे मुझे, अभी हमने अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की बात ही नहीं की, उसको गोली मारे। पहले कॉन्सेप्ट समझे, पहले डिमांड सप्लाई पक्की करें, फिर होगी बात। सर डायग्राम में इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंशन करना जरूरी है? हाँ कर दे तो अच्छा है, हमेशा अच्छा होता है। E1 E2 वो तो फॉर ग्रांटेड मैं ले रहा हूं, इतना तो आपको कर लेना चाहिए। किसकी प्राइस है? इनको सीखें, डॉलर पर रुपी, रुपीज पर डॉलर, डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये वो लिखेगा एमसीक्यूज में और केस स्टडी में भी लिखेगा। किसकी प्राइस है? पर रुपी। जब इस तरह पर की लिखेगा, जब पहले लिखेगा तो रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, या फिर इसको क्या कहेंगे, रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वैसे आप इस पे एक्सचेंज रेट खाली ईआरबी लिख सकते हैं, एक्सचेंज रेट, लेकिन ये एमसीक्यूज में इस तरह देगा तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे कि किसकी प्राइस है, या केस स्टडी में भी अक्सर। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। और इधर क्या आएगा? डॉलर 0.0035। 280 को 1 से डिवाइड करें तो ये आता है। इज दिस क्लियर? आ जाएंगे। क्या हुआ है? रिलेटिव इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। बस आपके हाथ से एक्सचेंज रेट निकल गया और मैं कराऊंगा भी नहीं, मैं याद रखूंगा। वो शायद करा, ये मुझे याद रहेगा ना कि ये लेट आया। हाँ जी, रिलेटिव इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इंक्रीजेस। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो गई है। व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कम हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स गिरती हैं तो क्या इफेक्ट आता है? डिमांड को इफेक्ट आता है या सप्लाई को इफेक्ट आता है? करेंसी डिमांड ज्यादा हो जाती है, कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। No longer people from abroad will be buying our products. The demand for that they do not need. सर Yes. सर हॉट मनी फ्लोज भी तो कम हो जाएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी आपकी। हॉट मनी फ्लोज इन्फ्लेशन से इंपैक्ट आता है लेकिन डायरेक्ट नहीं आता। मेन चीज है वो सोचो ना, ठीक है। जो डायरेक्ट इंपैक्ट है आप वो सोचो। ये हो गया, बस बात खत्म। क्या हुआ? पाकिस्तान में महंगाई, इन्फ्लेशन हो गई, एक्सपोर्ट्स गिर गई। लिख लें, एक्सपोर्ट्स फॉल, जिससे डिमांड ऑफ करेंसी फॉल। एक, हाँ जी, बस बात खत्म। इन्फ्लेशन डबल एक्शन है, रिलेटिव इन्फ्लेशन डबल एक्शन है। इंपोर्ट्स को क्या होगा? जब डोमेस्टिक ऑल्टो महंगी हो जाएगी तो आप क्या लेंगे? आप जैपनीज गाड़ियां लेना शुरू कर देंगे, वो आपको सस्ती लगनी शुरू हो जाएगी। व्हाट विल हैपन टू इंपोर्ट्स? जी, गुड अब्दुलरहमान, आपकी ग्रिप अच्छी है। इंपोर्ट्स प्राइस, सप्लाई ऑफ करेंसी। और जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी आप क्या करेंगे? आप अपनी करेंसी बेचेंगे इंटरनेशनल मार्केट में और फॉरेन करेंसी खरीदेंगे। यू आर सेलिंग योर करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, यू आर इंक्रीजिंग इट्स सप्लाई। जी, जारी बात है यार, आगे ही गए हैं ना थोड़ा सा, बस मिलती जुलती चीज। अब मैं आपको समझा तो नहीं सकता पूरा।
जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? याद रहेगा? इन दोनों के अलावा हर चीज में सिंगल एक चीज इफेक्ट हो रही होगी, रट्टा लगा लें। दो चीजें सिर्फ, रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स एंड रिलेटिव एक्सचेंज रेट्स। और इंटरेस्ट रेट्स को किसके थ्रू टैप करना है? हॉट मनी फ्लोज के थ्रू टैप करना है। इंटरेस्ट रेट को आपने हमेशा हॉट मनी फ्लोज, इंटरनेशनल सेविंग, सिंपल एज दैट, इंटरनेशनल सेविंग्स, हॉट मनी फ्लोज। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हॉट मनी फ्लोज आएंगे, इंटरेस्ट रेट कम है, हॉट मनी फ्लोज जाएंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? बस इतनी सी बात थी। डिमांड एंड सप्लाई पे जिसकी ग्रिप है एक्सचेंज रेट की, उसके लिए एक्सचेंज रेट हलवा है बस। और जिसको डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स नहीं ना पता, वो एक्सचेंज रेट उसको कभी समझ नहीं आया। Who is going to the money changer and the commercial banks and asking for what? That is it. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझना इससे आसान नहीं। लिख लिया सबने? दे नहीं फिर तगड़ी सी है। appreciation slash revaluation, increase in the value of a currency caused by नहीं, increase in the value of a currency in terms of another, in terms of another, caused by market forces of demand and supply. Revaluation क्या होता है? Caused by अगर खुद से एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की टर्म्स में बढ़ रही है, इट इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। और अगर गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली इंक्रीज की अपनी वैल्यू मैनिपुलेट करके, इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। गवर्नमेंट की मैनिपुलेशन, फिक्स एक्सचेंज रेट, पेग्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट, पहले एएस में होता था, 2023 के बाद उठा के वो ए2 में ले गए। बस आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट करती है, ठीक है? तो हमने टेक्निकली सिर्फ अप्रिसिएशन ही देखना है। अप्रिसिएशन का मतलब क्या है? $1 was buying 280 rupees. The same $1 is now buying 282 rupees. हम क्या कहेंगे? Dollar has appreciated against rupees. Appreciated. डॉलर अप्रिशिएट, $1 280 ले रहा था, वही $1 ज्यादा रुपीस ले पा रहा है, तो डॉलर हैज अप्रिशिएटेड अगेंस्ट रुपीस। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर्स। लेकिन आपने कहना नहीं है, जिसकी बात हो रही है उसी की बात। और पता किस तरह चलता है किसकी बात हो रही है? जिसको वन कर रहे हैं और जिसको लेफ्ट पे लिख रहे हैं। ये चीजें याद रखें, वरना यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ। ये किसकी प्राइस है? ये रुपीस की प्राइस नहीं है, ये डॉलर्स की प्राइस है। इसी तरह £1 was buying $1.4, now the same £1 is buying $1.6। तो हम क्या कहेंगे? Pound has appreciated against dollars। हाँ, क्योंकि पाउंड लिखते हैं। एक पाउंड 1.4 ले, अब वही भी एक पाउंड 1.6 ले रहा है, ज्यादा ले पा रहा है। रीजंस फॉर अप्रिसिएशन। हाँ जी, जिसका डिमांड सप्लाई पक्का है उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वो मिनटों में समझेगा। रीजंस फॉर अप्रिसिएशन,
टोटल दो रीजन है एक करेंसी के अप्रिशिएट करने के, बस। क्या? वैसे तो rise बहुत in सारे। demand or decrease in supply. क्या बोल रहे हैं? The increase in demand or decrease in supply. क्या बात कर दी है, बात ही खत्म कर दी है इसने। टोटल दो रीजन है। क्या? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द करेंसी। अगर किसी वजह से करेंसी की डिमांड बढ़ जाए तो करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। या फिर एक और रीजन है, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ द करेंसी। करेंसी की सप्लाई अगर कम हो जाती है तब भी उस करेंसी की वैल्यू हमने देखा है बढ़ जाती है। जल्दी से मुझे भी रीजन बता दे, पाकिस्तान के सारे मसलों का हल आपके सामने। डिमांड कैसे बढ़ सकती है? फैक्टर्स इफेक्टिंग, कल आप नहीं थे? So higher interest rate. सबसे पहली चीज है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़। दूसरा क्या है? अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो आप खुद हैंडल कर लेंगे। इसके पीछे क्या है? इन्फ्लेशन है, क्वालिटी है, आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है, दूसरे मुल्कों का, बहुत सारे जी। दूसरा तरीका क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड बढ़ जाए। इसके पीछे करोड़ रीजन हैं, स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, बहुत कुछ है। सेविंग्स फ्रॉम अब्रॉड अगर बढ़ जाए, सेविंग्स कैसे बढ़ जाए फ्रॉम अब्रॉड? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए तो वो वही रीजन है ना कि क्यों लेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए आपके रिलेटेड, एक्सपोर्ट्स के नीचे फिर और बहुत सारे रीजन हैं। बस गेम ओवर। पाकिस्तान के सारे मसलों का हल निकल आया आपके सामने। या आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे ना, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही बाहर से, सेविंग्स भी नहीं आ रही बाहर से। कौन पागल है जो 20 वक्त पाकिस्तान में सेविंग करे? यूक्रेन, ईरान, इराक के बाद मेरे ख्याल से चौथा नंबर हमारा है। समझ रहे हैं? कोई करेगा? मैं आपको बोलूं ईरान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, करनी है आजकल। तो बस इसी तरह पाकिस्तान भी है। ये नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, सप्लाई कम कर दें। क्या करें? सप्लाई कैसे कम होती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। क्यों नहीं बेचेंगे अब? सबसे पहली बात, इंपोर्ट्स कम कर दें। देखो यार फैक्टर्स देखो, कल की क्लास, कल का खोलो नोट्स जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखो। तो आप इंपोर्ट क्या कर दें? कम कर दें। वो भी आप नहीं कर पा रहे, क्यों? ऑयल हमारी मेजर इंपोर्ट है, उससे हम बिजली भी बना रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स मेड अब्रॉड को कम कर दें। बाहर इन्वेस्ट करना, दुबई में अपार्टमेंट लेना बंद कर दें। सेविंग्स मेड अब्रॉड बंद कर दें। सिर्फ ये नहीं है, लाखों रीजंस और भी, रेमिटेंसेज हैं, छोटे मोटे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। रेमिटेंसेज आ रही हैं तो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन मेजर ये है। Is this clear? Can we handle this? Do we understand the reasons for appreciation? नहीं, मिटा दी। कम कर, ये अब्रॉड है, बाहर के इंटरेस्ट रेट अगर कम हो, हमारे इंटरेस्ट रेट या हमारे बढ़ जाए, बाहर के मुकाबले में हमारे बढ़ जाए। डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन जी।
decrease in the value of a currency in terms of another due to market forces of demand and supply. Devaluation क्या है? Decrease in the value of a currency in terms of another. जब गवर्नमेंट जानबूझ के करे. जी क्या हुआ? डॉलर हैज depreciated against rupees. Obviously this means that rupee has appreciated against dollar, but don't think like that. जो सिनेरियो दिया है जिसकी बात हो रही है उसी की बात करेंगे आप. $0.0035 था, है ना? अब वही ₹1 0.0036 ले रहा है, तो मुबारक हो. क्या बोलेंगे हम? रुपी हैज, नहीं ये तो अप्रिशिएट हो गया, उल्टा कर दिया, 3-4 कर दें, माय बैड, डिप्रिसिएशन कर रहे हैं हम. रुपी हैज डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर. कैसा? कर देनी हो गई अगर, तो फिर ये जी डेप्रिसिएशन के 2 रीजन मुझे पहले मेजर रीजन बता दें. मेजर रीजन 2 बता दें यार. मेजर ये डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई. अगर आपकी किसी वजह से डिमांड गिर गई तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी. डिक्रीज इन डिमांड ऑफ करेंसी. इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी. या फिर आपकी अगर सप्लाई बढ़ गई. सारा मसला ही ये था पाकिस्तान के साथ पिछले, बल्कि जब से बना तब से ये मसला है. क्या मसला है? एक्सपोर्ट्स आपकी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर कम हो गई. सबसे मेजर इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? टेक्सटाइल का. आपका 2007-8 में जो क्राइसिस आया, एनर्जी क्राइसिस, उससे आपकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई. आपने कंपैरेटिव एडवांटेज लूज कर दिया. वही जैकेट जो अब चाइना और बांग्लादेश $20 की बना रहे हैं, आप $200 की बना रहे हैं. आपसे किसने लेनी? इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आना आपके मुल्क में बंद हो गया. आपकी करेंसी की डिमांड गिर गई. क्यों? हालात ही नहीं है मुल्क के. सेविंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आपके मुल्क में सेविंग आना बंद हो गई. आपकी करेंसी की डिमांड कम हो गई. सिंपल एज दैट. दूसरी तरफ आपने क्या किया? एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपका मेजर इंपोर्ट क्या बन गया? ऑयल. क्यों? क्योंकि आपने पावर प्लांट्स खोल लिए. हाइडल पे आपने काम नहीं किया, तो अब आपकी सारी बिजली कहां से बन रही है? 80% से ज्यादा बिजली आप फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं. फर्नेस ऑयल क्रूड ऑयल से आ रहा है, क्रूड ऑयल बाहर से आ रहा है. बात खत्म. फकीर को देख लें, उसने भी अपार्टमेंट दुबई में रखा हुआ. इन्वेस्टमेंट मेड अब्रॉड बढ़ गई. आप अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा रहे हैं. सेविंग्स मेड अब्रॉड. ये हॉट मनी फ्लोज में ना आगे जाके फिर आप यूनिवर्सिटीज में देखेंगे रेटिंग्स का बड़ा चक्कर होता है. ठीक है, गोल्डमैन सैक है, S&P है, वो रेट, ये इंटरनेशनल बैंक है जो रेटिंग्स निकालते हैं कंट्रीज के बॉन्ड्स की. हमारी रेटिंग ही BBB- है.
तो हमारे मुल्क में किसने सेव करना है? पागल हैं लोग। ठीक है, हमारे थोड़ा अरसा पहले तो अभी बैंकरप्सी की बातें हो रही थी कि हम अगर आईएमएफ ना हमें प्रोग्राम देता अपना तो हम फारिग थे। 3 महीने की हमारे पास इंपोर्ट के पैसे रह गए। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? अच्छा ख्याल है। चलें फिर अगली हेडिंग देते हैं। जी मंडे को कर लें, ये फिर 2 दिन और जाएगा। 2 दिन मुझे कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट चाहिए, इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है। आहिस्ता आहिस्ता कर लें, मेरा क्या जा रहा है, मुझे पास पेपर नहीं कर। और दूसरी बात, एक बड़ी जबरदस्त न्यूज आ रही है आप सर लोग। जी, सर आप केस स्टडी की प्रैक्टिस कब करवाएंगे? जब ये सिलेबस खत्म होगा तब शुरू होगी केस स्टडी की प्रैक्टिस। शुरू ही केस स्टडी से करेंगे। ठीक है, शुरू ही हम केस स्टडी से करेंगे। अगला पूरा महीना, पूरा अप्रैल, 30 अप्रैल तक प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। और गुड न्यूज आपके लिए आ रही है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है, एक अगला मंडे, उससे जो अगला मंडे आएगा ना, उसमें कहीं वेडनेसडे थर्सडे पहले से बता दिए। हाँ, और किस तरह तुम्हें बताएं? तुम्हें खत खत क्लास खत्म नहीं हुई अभी? बैठ जाओ। तुम्हें क्या खत भेजूं? बता तो दिए। एक अगला वेडनेसडे आ रहा है, उससे अगला वेडनेसडे मॉक है फुल फ्लेज। एक वो होगा, फिर एक 15th को होगा, और फिर एक 30th को होगा। 3 मॉक। मैं आऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे को नहीं है मॉक। राइट इन द मिडल ऑफ द वीक हो। 3 मॉक है। इसको देखो।